इसमें बोला जा रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 एम, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज 5 into 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। तो आपको इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है। रजिस्टिविटी को हमने रो से डिनोट किया था। सबसे पहले हम लोग कापा निकाल लेंगे, जो 1/रो होता है। ये आ जाएगा 1/5 into 10⁻³ अब 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और 1000/5 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ गया भाई कापा। बोलो बच्चों, ये स्टेप क्लियर हुआ? रेजिस्टिविटी दे रखी है, उससे हमने कापा यानी कंडक्टिविटी निकाल ली ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, यानी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। अब आप लैम्डा एम निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगाइए, कापा इनटू 1000/m। वैल्यू पुट कर दीजिए, पोलैरिटी 0.8 दे रखी है। सॉल्व कर लीजिए। बताइए बच्चों कितना आएगा? ये बन जाएगा 2 into 10⁻⁵ अपॉन 0.8। भाई 2 जीरो ये है, 3 जीरो ये है, तो 10⁵ हो गया। अब 2/0.8, अब डेसिमल हटाओ तो ये 20 बन जाएगा। अब 20 डिवाइडेड बाई 8 आप सब जानते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 8 होगा 2.5। 2.5 into 10⁻⁵, और यूनिट होगी इसकी जो भी बताई थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया, लैम्डा एम। बोलो बच्चों, चलो भाई लैम्डा एम आ गया। अब जरा लैम्डा इक्यू निकाला जाए। अब चलो लैम्डा इक्यू निकालते हैं। देखिए बच्चों, लैम्डा इक्यू हम लोग लैम्डा एम से निकाल सकते हैं। मैं चलो डिराइव कर देता हूँ रिलेशन। देखिए लैम्डा एम होता है कापा इंटू 1000/m, और लैम्डा इक्यू होता है कापा इंटू 1000/n। आप जरा दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू, ये आ जाएगा बेटा कापा कापा कैंसिल, 1000 कैंसिल, और डिवाइड करेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई रिलेशन आप जानते हैं? नॉर्मेलिटी हमेशा होती है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अरे अभी तो बताया था, नॉर्मेलिटी का मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल पर लीटर। तो जो रिलेशन इक्विवेलेंट और मोल में होती है, वही रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हो जाएगी।
भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। तो ऐसे ही नॉर्मेलिटी आ जाएगी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, और नीचे मोलैरिटी है तो इट विल बी कैंसिल आउट। अब EQ को इधर ले जाओ तो आपको फॉर्मूला मिला लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा EQ इनटू एन फैक्टर। इसका बॉक्स बना लीजिए, मैंने डिराइव कर दिया है। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। लैम्डा m निकाल चुके हैं, एन फैक्टर निकाल लीजिए, लैम्डा EQ आ जाएगा। बोलो बच्चों, ये डेरिवेशन समझ में आया? ठीक है। और इसको बेटा बगैर इस फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। भाई आपने देख लिया, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी टू एन फैक्टर होता है। मोलैरिटी 0.8 दे रखी है, और कॉपर सल्फेट का बच्चों एन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि जो Cu2 प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। तो 0.8 इंटू 2 1.6 आ जाएगी नॉर्मेलिटी। इस फॉर्मूले में रख देंगे, आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि मोलैरिटी दी है, नॉर्मेलिटी निकाल ली और इस फॉर्मूले में रख दिया। लेकिन ये फॉर्मूला भी आना चाहिए। कभी कभार लैम्डा m दे के लैम्डा EQ पूछ लेते हैं, तो अगर फॉर्मूला याद होगा तो झट से कर लेंगे। तो बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा? हमें लैम्डा EQ निकालना है, और एन फैक्टर कॉपर सल्फेट का 2 है। तो लैम्डा EQ ये आ रहा है लैम्डा m अपॉन एन फैक्टर। तो 2.8 2.5 अपॉन 2, ये बच्चों हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁵। तो लैम्डा EQ आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁵। बोलो बच्चों, समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल नोट करिए सब लोग कॉपी पे। रेजिस्टेंस ऑफ .02 m potassium chloride solution is 164 ओम। पोटेशियम क्लोराइड हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, पोलैरिटी उसकी 0.02 है, और रेजिस्टेंस उसका 164 ओम दे रखा है। अब आगे बोला जा रहा है एंड द रेजिस्टेंस ऑफ .05 m silver nitrate solution is 78.5 ohm। तो बच्चों यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं। पोटेशियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस 164 ओम है, और सिल्वर नाइट्रेट का रेजिस्टेंस 78.5 ओम है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ कंडक्टिविटी ऑफ if conductivity of
0.02 MkCl इज कंडक्टिविटी यानी कापा आपको दिया जा रहा है 2.768 into 10⁻³ ohm inverse centimeter inverse. Then calculate then find first part conductivity of 0.05 m silver nitrate solution और सेकेंड पार्ट है मोलर कंडक्टिविटी बच्चों मोलर कंडक्टेंस का ही दूसरा नाम मोलर कंडक्टिविटी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मोलर कंडक्टिविटी बताओ तो इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस ही पूछा जा रहा है, यानी लैम्डा m पूछा जा रहा है। 0.05 m सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस भी बताना है। नोट कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, दो पार्ट में है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमको जो कप्पा दिया हुआ है ये पोटेशियम क्लोराइड का कप्पा दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस भी हम रखेंगे पोटेशियम क्लोराइड का और हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कापा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो कापा रख दिया हमने 2.768 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस हमने रख दिया 164 और यहां से बेटा L/A यानी सेल कांस्टेंट निकाल लो। चलो बताओ कितना आ रहा है सेल कांस्टेंट, जरा सॉल्व करो इसको। बताएं सेल कांस्टेंट 164 इधर चला जाएगा, फोर 53.95 बेटा गलत आंसर है। देखिए कहीं गलती हुई है, चेक करिए अपनी मिस्टेक। ये आएगा 0.4539। बेटा ये 10 की पावर -3 है ना, तो 10 की पावर -3 का मतलब 1000 नीचे होगा ना, डिवाइड हो रहा होगा। 164 इससे मल्टीप्लाई होगा 2.768 पे और फिर बोलो बेटा क्लियर हुआ? जल्दी बताओ क्लियर हुआ भाई ये वाला स्टेप? गुड। चलिए अब देखिए ये जो सेल कांस्टेंट हमने निकाला है, अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। ये सेल कांस्टेंट जो हमने निकाला है ये हमने पोटेशियम क्लोराइड के लिए निकाला है। अब बताइए अगर पोटेशियम क्लोराइड की बजाय हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भर दें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो क्या सेल कांस्टेंट बदल जाएगा? क्या इलेक्ट्रोलाइट के बदलने से या उसकी कंसंट्रेशन बदलने से सेल कांस्टेंट बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, नाम ही है उसका सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट वही रहेगा। यानी अब आप सिल्वर नाइट्रेट का डेटा लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट का डेटा है 78.5 ओम रेजिस्टेंस। अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कापा इक्वल टू 1/r इंटू L/A और अब जो हम रेजिस्टेंस रखेंगे बच्चों वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का रखेंगे
देंगे, यानी 78.5 ओम। लेकिन सेल कांस्टेंट अब ये वाला रख देंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का 0.00578, यानी 5.78 into 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चेक करिए आंसर आ रहा है कि नहीं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मैंने तब फाइंड कर ली। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। लैम्डा m इक्वल टू कापा इनटू 1000/m, और क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का लैम्डा m पूछा है तो यही वाला कापा रख देंगे। 5.78 into 10⁻³ into 1000, और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की बेटा मोलैरिटी देखिए कितनी है, 0.05 रख दिया। चलिए सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करने पर $115.6, let me check, yes absolutely right, 115.6 आंसर आएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। तो बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी तभी है जब आपको यूनिट्स याद हो, डेफिनेशन याद हो, फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूले ज्यादा है नहीं, कप्पा का फॉर्मूला है 1/r into L/A, लैम्डा m का फॉर्मूला है कप्पा into 1000 अपॉन मोलैरिटी, लैम्डा EQ का फॉर्मूला है कप्पा into 1000 by नॉर्मैलिटी, और दोनों में रिलेशन होता है लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा EQ into n फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं इस टॉपिक पे। तो आज आपने बच्चों कंडक्टेंस पढ़ लिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ लिया, मोलर कंडक्टेंस पढ़ लिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ लिया। चलिए अब हम पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस with concentration of solution, इसे हम C से डिनोट करते हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस with concentration of solution। तो बच्चों यहाँ पे दो केस हैं। पहला केस है केस 1, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि वीक एसिड, वीक बेस एक्सेट्रा। जैसे एसिडिक एसिड बेटा वीक एसिड होता है, NH4OH वीक बेस होता है,
तो वीक एसिड और वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और वहां पे लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन जो ग्राफ आता है, इनफैक्ट रूट सी होता है, इस तरह का ग्राफ आता है। अब ये ग्राफ बच्चों बहुत पूछा जाता है, यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन बेटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टेंस घट रहा है, और वो तो घटना भी चाहिए, क्योंकि लैम्डा एम का फॉर्मूला था कापा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, तो मोलैरिटी की तो कंसंट्रेशन है और डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मोर कंसंट्रेशन लेसर विल बी द मोलर कंडक्टेंस। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये ग्राफ बना कैसे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। एक थ्योरी होती है जिसे हम पोस्टमॉर्टम थ्योरी कहते हैं, और पोस्टमॉर्टम थ्योरी बेटा ये कहता है जो अल्फा होता है वो अंडर रूट के बाई सी होता है, जहां पे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये फॉर्मूला बच्चों क्लास 11 में एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसमें एक टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम ये फॉर्मूला और ओस्वाल्ड थ्योरी देखते हैं, तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। अब आप बच्चों ये बताओ कि मोलर कंडक्टेंस और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए बच्चों, लैम्डा एम और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इनडायरेक्टली? सोचिए, हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 10% और एक का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है सिर्फ 2%। किस केस में कंडक्टेंस ज्यादा है, जहां पे 10% डिसोसिएशन हो रहा है या जहां पे 2% डिसोसिएशन हो रहा है? किस केस में ज्यादा आएगी मोलर कंडक्टेंस? जहां पे 10% आयंस मिल रहे हैं, भाई डिसोसिएशन का मतलब आयंस मिलेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो आयंस मिलते हैं, तो यहाँ पे 10% आयंस मिलेंगे और यहाँ पे 2% आयंस मिलेंगे, तो बताओ किस केस में कंडक्टेंस ज्यादा आएगी? ज्यादा आयंस ज्यादा कंडक्टेंस, ज्यादा आयंस ज्यादा कंडक्टेंस, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो समझ में आया? कि लैम्डा एम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख लीजिए इधर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रूट सी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे के बेटा कांस्टेंट होता है, ये जो फॉर्मूला होता है उस वर्ड ने जो दिया था अंडर रूट के बाई सी, के कांस्टेंट होता है, उसे डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रूट सी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। ये देखिए, इक्वल टू लगाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, कि यहां से एक बात ये समझ में आ रही है कि लैम्डा एम मल्टीप्लाइड बाय रूट सी इक्वल टू के। जहां पे के एक कांस्टेंट है,
अब बताओ बच्चों, ये जो इक्वेशन आई है लैम्डा एम इंटू रूट सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये किस कर्व को रिजेंबल करती है ये इक्वेशन? पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल? बताइए, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन? तो आइडिया, लैम्डा एम वाई एक्सिस पे है, रूट सी एक्स एक्सिस पे है, यानी ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया कांस्टेंट, यानी एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। बताइए, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट कभी पढ़ा है? किस कर्व की इक्वेशन होती है? वेरी सैड, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं क्या कोऑर्डिनेट? इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। बस 5 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, 5 मिनट्स। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, सब लोग ध्यान रखिएगा। एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ होता है बच्चों, वो ये होता है, ठीक है। जैसे पैराबोला का ग्राफ आपने देखा होगा, इस तरह का होता है पैराबोला का ग्राफ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ऐसा। बोलो बच्चों, समझ में आया ऐसा ग्राफ क्यों आया? कि लैम्डा एम इंटू रूट सी बराबर कांस्टेंट, यानी एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट को ये रिजेंबल कर रहा है। तो बच्चों, आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड, NH4OH यानी वीक एसिड और वीक बेस, इनके केस में हम ये देख रहे हैं कि रूट सी बढ़ने पर लैम्डा एम घट रहा है विद द हाइपरबोलिक मैनर। यानी शुरुआत में जब कंसंट्रेशन बढ़ाई तो बहुत तेजी से गिरेगा लैम्डा एम, उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ाने पर लैम्डा एम धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। शुरुआत में कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बहुत तेजी से डिक्रीज किया, उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ा रहे, धीरे धीरे मोलर कंडक्टेंस घट रहा है। तो इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जब हम सी बढ़ाएंगे, तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब अल्फा बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन घटाने का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा और मोलर कंडक्टेंस पे भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए शुरुआत में कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस तेजी से डिक्रीज हुआ और उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। बोलो बच्चों, समझ में आया? केस 1, अदिति, दियांशी, अब्दुल्ला बताएं। आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, डोंट वरी, बस क्लास आपकी खत्म होने वाली है। नोट कर ले जल्दी से। अब इसके बाद बच्चों केस 2 आएगा, और केस 2, हाँ, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सी है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड केस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाएंगे। और अगले टर्म पे आखिरी क्लास होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा आपका मैंने रिकवरी करा दिया, बस एक क्लास और है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ेंगे वेरिएशन, और एक होता है इंपॉर्टेंट कॉलराश लॉ इसमें कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आई आज की क्लास?
तो हेडिंग डाल के छोड़ दें। नेक्स्ट टर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा केस 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल के छोड़ दें कि अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी है केस 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, गुड नाइट, गुड इवनिंग कह दो चाहे गुड नाइट कह दो, की बात है।